चैप्टर 5 के सेकंड पार्ट में आप सब लोग का स्वागत है। चलिए अब हम अधिशोषण समतापी को ठीक से समझ लेते हैं। किसी ठोस के पृष्ठ पर गैस के अधिशोषण की जो मात्रा होती है, यदि मान लीजिए ये एक ठोस का पृष्ठ है ये वाला, और इस पर गैस के अणु यदि आकर अधिशोषित होते हैं तो इसकी जो मात्रा है वो दो फैक्टर पे निर्भर करती है, दो कारकों पर। एक होता है दाब और एक होता है ताप। ठीक, अब ये जो यदि हम ताप को नियत रखें, ये ताप को हमने रख दिया कांस्टेंट, नियत रखना है, आपको इसको बदलना नहीं है। ठीक, तो आप केवल क्या बदल सकते हैं, दबाव को बदल सकते हैं। तो यदि हम दाब और अधिशोषित गैस की मात्रा के बीच ग्राफ खींचते हैं, अब यह रहा x/m यानी कि अधिशोषित गैस की मात्रा, और यह है p यानी कि दाब। इसके बीच जो वक्र खींचते हैं और जो भी वक्र हमें प्राप्त होता है उसे ही हम अधिशोषण समतापी कहते हैं। ये कर्व हमें कुछ लगभग ऐसे प्राप्त होता है। तो आप इसको देख पा रहे हैं कि शुरू में ये बढ़ रहा है, उसके बाद ये जाके इस P के समानांतर हो गया, मतलब ये P वाले अक्ष के दाब के अक्ष के समानांतर हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि अब आप दाब कितना भी बढ़ा रहे हो तो भी अब x/m की वैल्यू में वृद्धि नहीं हो रही है, यानी कि अधिशोषण अब नहीं बढ़ रहा है। तो इसे हम सैचुरेशन प्रेशर यानी कि संतृप्त दाब के नाम से भी जानते हैं। तो कोई भी ठोस के पृष्ठ पर जब गैसीय अधिशोषण पर दाब का प्रभाव व्यक्त जब हम करते हैं तो उस समय पे हमें यह ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि अधिशोषण उत्क्रमणी प्रक्रिया है, मतलब यहाँ पर ये अधिशोषित भी होता है और विशोषित भी होता है, यानी कि गैस के अणु इस सतह पर आके जम भी रहे हैं और यहाँ से निकल के बाहर भी जा रहे होते हैं। तो यदि हम एक बंद पात्र में अधिशोषक और अधिशोषित पदार्थ को एक साथ ले लेते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है जब इनमें साम्यावस्था यानी कि साम्य स्थापित हो जाता है। इस कंडीशन में अधिशोषण और विशोषण दोनों की दर जो है वो एक समान हो जाती है। और साम्यावस्था वह अवस्था है जब अधिशोषक का पृष्ठ अधिशोषित गैस से संतृप्त हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि अब कोई भी एक्टिव साइट यहाँ पे बचा नहीं, अब ये और अधिशोषित इसमें नहीं कर सकता। राइट, अब इसके बाद आगे हम देखते हैं कि ये जो साम्यावस्था पर आप दाब कितना भी बढ़ा लीजिए अब अधिशोषण नहीं होगा। ठीक, फ्रेंडलिच ने क्या किया था, अधिशोषण समतापी दिया। उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए और प्रयोग के आधार पर फ्रेंडलिच ने जो समतापी वक्र दिया तो उन्होंने एक वक्र खींचा और ये ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे ताप को घटाया जाता है, ताप को कम किया जाता है, यहाँ पे आपको प्रोनाउंस अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा, कहीं पे ये फ्रेंडलिक रहता है, कहीं पे फ्रेंडलिच रहता है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बोथ आर सेम। तो उन्होंने ये देखा कि जैसे जैसे तापमान घटाया जाता है तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक ग्राफ खींचे, अगेन x/m इज वैल्यू, दाब के साथ में हम ग्राफ खींच रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये एक ग्राफ मिला, ये एक और ग्राफ मिला, ये एक और ग्राफ मिला, ये तीन ग्राफ जो मिल रहा है, ये 273 केल्विन टेम्परेचर पे, दिस इज़ फॉर 244 केल्विन टेम्परेचर, दैट इज़ 195 केल्विन टेम्परेचर। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, 273 अधिक है, उससे कम 244, उससे कम 295, अधिशोषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में कहें तो तापमान बढ़ाने पर अधिशोषण घटते जा रहा है, दोनों का अर्थ एक ही हुआ। ठीक, अब ये जो ग्राफ बनता है जिससे हमको ये पता चल रहा है कि तापमान का अधिशोषण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया, इस संबंध को गणितीय समीकरण के रूप में व्यक्त किया और एक इक्वेशन दिया, x/m इज इक्वल टू k p⁻1 n। अब यहाँ पे ये जो n है इज़ ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पर x/m जो है वो अधिशोषित गैस की मात्रा है, p जो है वो दबाव है, k यहाँ पर नियतांक है और n भी यहाँ पर नियतांक है। ठीक है, तो ये जो वक्र है ये हमको ये बताता था कि निश्चित दाब पर, अब यहाँ पर देखिए हमने दाब को स्थिर कर दिया, केवल तापमान को बदल रहे हैं। पहले क्या था, ताप स्थिर था और दबाव को बदला जा रहा था। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या किसको स्थिर कर दिया, दाब को, और तापमान को बदल रहे हैं। तो ये बताता है कि निश्चित दाब पर ताप बढ़ाने से भौतिक अधिशोषण घटता है। और ये वक्र उच्च दाब पर
हमेशा संतृप्तता की ओर बढ़ते प्रतीत होता है। अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन का लघुगणक ले लेना है। तो जब हम इसका लघुगणक लेते हैं तो हमको ये इक्वेशन मिलता है, log x अपॉन m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। जैसे मैथ्स के फॉर्मूला से आप जानते हो, यहाँ पे डायरेक्ट लॉग आप लगा सकते हो, दैट इज़ कांस्टेंट, यहाँ पे भी डायरेक्ट लॉग लगेगा। अब यहाँ पे ये जो घातांक है ये सामने आ जाता है नियम अनुसार और ये हो जाएगा log p। तो इसका जब वैलिडेशन आप देखते हो तो वैलिडेशन देखने के लिए क्या किया जाता है, ये जो पोर्शन होता है ना इक्वेशन में log x अपॉन m, और जो आपका सेकेंड पोर्शन होता है log p, ये वाला, जब इन दोनों के बीच में जब ग्राफ खींचा जाता है तब आपको स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए इन दोनों के बीच ग्राफ खींचने से, और log k जो होगा उसके इंटरसेप्ट यानी कि अंतखंड का मान होगा, और जो उसका स्लोप मिलेगा वो 1/n के बराबर रहेगा। मतलब ऐसा कुछ आपको ग्राफ प्राप्त होता है। ये देखिए, ये इंटरसेप्ट इट विल बी इक्वल टू log k। ठीक, ये हम किसके बीच ग्राफ खींच रहे हैं, log x अपॉन m, और ये वाला जो ग्राफ है वो किसके बीच में है, log p। तो इसका जो स्लोप निकलेगा वो रहेगा 1/n के। अगर ये इतना क्राइटेरिया फुलफिल करता है तब कहीं जाके ये जो इक्वेशन इनने दिया है वो वैलिड हो जाता है। अब हम यहाँ पर एक कंडीशन लेते हैं, सपोज x अपॉन m इज इक्वल टू k p टू द पावर 1 माइनस n जो है, अगर मैं ये k को हटा दूँ, ऐसा करूँ कि x अपॉन m समानुपाती p टू द पावर 1 अपॉन n, तो ये आपको ये चीज़ तो पता चल रही है कि गैसों की अधिशोषित मात्रा जो है वो दाब के समानुपाती है, परंतु दाब के कितने पोर्शन के, इसीलिए यहाँ पे घातांक लगा रहे हैं। ऐसा नहीं लिखा है x अपॉन m समानुपाती p, सिर्फ इतना नहीं लिखा है। ये x अपॉन 1/n का यहाँ पर क्या मीनिंग होता है, इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है कि इसका जो रिलेशनशिप है ये बदलता जाता है। शुरुआत में अलग रहता है, जब आप दाब बढ़ाना चालू किए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, मतलब वहाँ पर p टू द पावर ये जो n है ये पूरे जितना दबाव आप बढ़ा रहे हो पूरे के पूरे का प्रभाव पड़ता है, तो ये n की वैल्यू हो जाती है 1, तो ये आ जाता है 1/1, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, p। तो यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है। दूसरी चीज़, जब बहुत अधिक उच्च दाब पर आप लेते हो तो एक सैचुरेशन स्टेट आ जाता है। अब आप दाब बढ़ाते भी जा रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में ये वाली जो वैल्यू होती है n 1/n वाली वैल्यू ये हो जाती है 0, p टू द पावर 0, x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p टू द पावर 0। इसका अर्थ क्या हुआ कि अब ये दबाव पे निर्भर नहीं कर रहा है। जब p टू द पावर 0 हो गई, इसका अर्थ क्या हुआ कि अधिशोषण की मात्रा अब दबाव पर निर्भर नहीं कर रही, पहले कर रही थी। अब ये स्थिति कब रहेगी, निम्न दाब पर, ये स्थिति कब रहेगी, उच्च दाब पर हम क्या करते हैं, बीच के पोर्शन के लिए लेते हैं। तो जब बीच के पोर्शन के लिए लेते हैं तो कौन सी कंडीशन आती है, ये वाली, और जब आप इसको बराबर करते हो तो ये कंडीशन। ठीक, तो अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि जो ये 1/n है जो 0 हो गया, कहाँ पर, जब दबाव बहुत उच्च हो गया, संतृप्त अवस्था आ गई। ठीक, तो x अपॉन m भी क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। अब अधिशोषण की मात्रा भी नहीं बदल रही, दबाव बदलने से भी कुछ नहीं हो रहा, तो ये दाब से स्वतंत्र हो गया। कौन, अधिशोषण। तो जब ये दाब से स्वतंत्र हो गया तो इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन फ्रेंडलिच समतापी वक्र से नहीं होता, यही इसकी लिमिटेशन है। इस प्रकार यह उच्च दाब पर असफल हो जाता है, इसे आप फ्रेंडलिच तापमापी से समतापी से नहीं समझा सकते। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट। अगली क्लास में हम इसके अध्याय के आगे का पढ़ेंगे, जिसमें विलियन कोलाइड निलंबन का परिचय, कोलाइड का पूरा वर्णन, कोलाइड के वर्गीकरण यानी कि उसके कितने प्रकार होते हैं। अगले वीडियो में हम यही समझने वाले हैं। सो इस चैनल के साथ बने रहिए, कीप वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को अगला वीडियो टाइम पर मिलता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।